बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। नवंबर के महीने का आगाज़ हो गया है। आज 1 तारीख़ है, जुमे का दिन है और बताने वाले शहर इक़्तिदार में ये बता रहे हैं कि ये महीना बहुत भारी होने वाला है, हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी और अदलिया के लिए भी। और जब ये सवाल किया गया कि ये महीना क्यों भारी होने जा रहा है, तो फिर वो ये बता रहे हैं कि जो भी इनमें से इस महीने को अच्छे से मैनेज कर गया उसके लिए फिर सत्ते खैरान लड़ाई पड़ने वाली है और बड़ी भरपूर किस्म की लड़ाई होने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर जो हलचल है, इस हलचल का आपने नेक्स्ट लेवल इसी महीने में देखना है। कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो जो आज से 8 दिन पहले शहर इक़्तिदार से गया था, वो उस वक्त लगा था कि बहुत ही बेख्तियार है। अब उसकी वापसी हुई है और बड़ी बाइख्तियार किस्म की और दबंग किस्म की वापसी हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनके हवाले से बहुत सारी चैमगोइयाँ चल रही हैं हुकूमती हलकों में, ऐवान अदल में, लीगल फ्रेटर्निटी, शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स, अपोजिशन, सब के सब नज़रें जमा कर बैठे हैं और 2 मुकदमात की बात की जा रही है कि ये दो मुकदमात काया पलटेंगे। ये काया पलट जो है वो मुकदमात ना सिर्फ ये कि हुकूमत के लिए हो सकते हैं बल्कि अदलिया के लिए भी हो सकते हैं। दोनों का मुस्तकबिल इन मुकदमात से जुड़ा है और जस्टिस मंसूर अली शाह इन दोनों से रिलेटेड है और मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कुछ कर सकते हैं। कुछ $1 मिलियन क्वेश्चंस इस वक्त रेजोनेट कर रहे हैं ऐवान इक़्तिदार में, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मंजरनामा कुछ यूँ है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उनसे तो हमने जान छुड़ा ली थी, वो तो 3 के पैनल में जो है वो टॉप पर थे और तीसरे नंबर के जज को हमने, जो कि जूनियर जज थे, जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकाबले में 2 दर्जे जूनियर थे, उनसे उम्र में भी कम है, तजुर्बे में भी कम है, तो फिर उनको जब चीफ जस्टिस बना दिया गया तो हमने तो जान छुड़ा ली थी। वो रिज़ाइन देकर उन्हें घर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तवक्कुआत थी, तवक्कुआत के बरक्स नतीजा सामने आया। लेकिन जाते जाते एक ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और वो ख़त उनका काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में दिए गए रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात के हवाले से था। इस ख़त में बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। इस ख़त के कुछ अहम हिस्से मैं आपके सामने इस वीडियो के आखिर में रखूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर काजी फ़ाइज़ ईसा से ये एक्सपेक्ट करते थे जो उस ख़त में मौजूद है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी से वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और जो वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा, नहीं होगा, वाज़ेह तौर पर इशारे आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस वक्त हमने जाते देखा शहर इक़्तिदार से, वो उम्रे के लिए फैमिली के साथ रवाना हुए, बज़ाहिर उसका मकसद यही नज़र आता था कि क्योंकि अब उनको नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं बनाया गया तो वो अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो रेफरेंस में शिरकत नहीं करना चाह रहे, वो तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करना चाह रहे, और वो देखना चाहते हैं कि इस दौरान क्या मामलात किस नहज के ऊपर शहर इक़्तिदार में पहुँचते हैं। और अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उनकी बड़ी दबंग वापसी है। जाने से पहले उनके मामलात काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जिस नहज पर पहुँच चुके थे, हमारे बहुत सारे दोस्त रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट से ये बताते हैं, उनका कंप्यूटर, उनका ड्राइवर, उनकी गाड़ी, उनका रिसर्चर, कोई कहीं कर दिया, कोई वापस भेज दिया, किसी का कुछ कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके ख़िलाफ़ बड़ी हद तक जा चुके थे और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उन्होंने अपने एतराज़ात के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बायकॉट कर दिया था। उन्होंने कहा था इसको फुल कोर्ट सुने या फुल कोर्ट मीटिंग इसको डिसाइड करें। जस्टिस मुनीब अख्तर को भी साइड लाइन कर दिया था, उनको तो कमेटी से बाहर निकाल दिया था इल्ज़ाम लगा के। साथ में जो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, अगरचे वो उसके बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में लोगों को इतनी शनासाई भी नहीं है, लेकिन एक ओहदा तो था, एक रिस्पेक्ट तो थी, क्योंकि अगर वो ना हटाए जाते तो फिर तो शायद मामला कुछ भी ना पता चलता। लेकिन वो ना सिर्फ हटाए गए बल्कि वो खबर भी चलवाई गई, बताई गई लोगों को कि ये कर दिया गया, लोगों ने रिपोर्ट की और फिर कई दिनों के बाद उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ गया कि उनको हटा दिया गया। तो इस सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह शहर इक़्तिदार से गए थे, बिल्कुल ही बेख्तियार थे। अब जब वो वापस आए हैं तो ये सारी चीज़ें रिस्टोर हो चुकी हैं और हुकूमत जो है वो अब बड़ा ध्यान लगा कर बैठी है कि क्या होगा और वो सवालात जिनके जवाब ढूंढ रही है। मेरे पास प्रोग्राम में कामरान मुर्ज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्ज़ा जो UIF से ताल्लुक़ है, मौलाना फजलुर रहमान के बड़े करीबी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं और लीगल फ्रेटर्निटी में उनका बड़ा अच्छा खासा नाम है। और जो 26वीं आईनी तरमीम है, इनके उन मेमारों में से हैं या उन आर्किटेक्ट्स में से हैं जिन्होंने 14-15 सितंबर का जो ड्राफ्ट है उसको डाइल्यूट करने और उसका जहर निकालने में
कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके किरदार से बड़ा खुश नज़र आती है कि अगर ये ना होते तो वो 14-15 सितंबर वाला ड्राफ्ट भी पास हो सकता था, तो उस सूरत में क्या होता। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होती है, जो कि हो चुकी है और होनी है लामहला, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है, तो फिर इसको सुनेगा कौन? क्या आईनी बेंच में ये मुकदमा जाएगा? क्योंकि इस किस्म के मुकदमात तो अब हुकूमत ने आइन में तरमीम कर दी है कि वो आईनी बेंच सुनेगा। तो आईनी बेंच जो है वो हुकूमत ने लगाना है। नंबर गेम उनकी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भारी है, बेहतर है, उनके पास ज़्यादा वोट हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लेंगे, आईनी बेंच। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें, आईनी बेंच प्रोडक्ट है 26वीं आईनी तरमीम की, यानी 26वीं आईनी तरमीम ना हो तो आईनी बेंच एग्जिस्ट नहीं करता। 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाला कोई बेंच या कोई भी ओहदा वो लीगली और इखलाकी तौर पर जमहूरी एतबार से, इखलाकी एतबार से, कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से जो बेनिफिशरी है वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकता। तो लामहला इसको फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जल्दबाजी में पेश करने की कोशिश की जाएगी, और क्या आपने भी ऐसी बात सुनी है? उन्होंने कहा बात तो सुनी है, ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी तो आप किसी भी जज को ले आए, जो भी जज होगा उसके ऊपर एक सवालिया निशान मौजूद होगा कि ये नंबर गेम पूरी करने के लिए लाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को इरोड करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लाया गया। लिहाजा मशवरा यही है कि 3 महीने तक नए चीफ जस्टिस को ना छेड़ा जाए। लेकिन हुकूमत, आपको पता है कि हुकूमत जो है वो मशवरों पर थोड़ी चलती है, हुकूमत के तो अपने मैकेनिक बैठे हुए हैं, वो खुद फैसले करते हैं। तो लामहला कोशिश तो ये की जाएगी, साफ नज़र आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब ये जो 2 मुकदमात हैं जो बड़े लीथल होने वाले हैं, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो पहला इजलास है वो बड़ा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको ख़त लिखा था, वो जो मार्च के आखिरी हफ्ते में ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मदाखलत है, और मदाखलत बड़ी भरपूर किस्म की है, और ये हो रहा है, और उसके इंसिडेंट्स कोट किए गए थे, कैमरे लगाने से लेके, किसी के अगवा से लेके किसी के अस्पताल पहुंच जाने तक, और वो तमाम मंजरनामा रखा गया था। और फिर उस ख़त की आफ्टर मैथ में किस किस के ख़िलाफ़ कितने रेफरेंसेज आ गए, ये सब का सब देखना किसने है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो नए चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसमें ये बाकी जजेस भी मौजूद होंगे, वो क्या करेगी इस बारे में, ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। फिर 2 मुकदमात हैं। सबसे पहली बात ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के साथ ही कुछ मुकदमात अभी जो एक फ़िज़िकल प्रेजेंस में होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जिसने मुकदमात फ़िक्स करने हैं, उसमें जो तौहीन अदालत का मुकदमा है वो उस आईनी बेंच वाले या आईनी मुकदमात के ज़िम्मन में नहीं जाएगा। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के समेत 8 जजेस ने फुल कोर्ट का फ़ैसला सुनाया था, और उस फुल कोर्ट के फ़ैसले के बड़े मुज़मरात हैं। तो हुकूमत को अंदाज़ा है कि ये एक बहुत ही लीथल मुकदमा हो सकता है, जिसमें बज़ाहिर तो सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा है कि इन्होंने फुल कोर्ट का मेजॉरिटी डिसीजन इसको ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। कमल शोज़ेब साहिबा ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को थ्रू सलमान अकरम राजा, लेकिन ये टेस्ट केस है जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए भी, उनकी क़यादत में मौजूदा अदलिया के लिए भी, और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी, कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मेजॉरिटी डिसीजन फुल कोर्ट का वो मनवा पाएंगे, उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो हुकूमत जो है उसके बहुत सारे अखलाकी जवाज़, वैसे तो आपको पता है कि ऑलरेडी बारीक धागे से लटका हुआ अगर कोई आखिरी जवाज़ भी है तो वो जवाज़ भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तें फिर इस फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा ही अहम मुकदमा होगा। इसको कब फिक्स किया जाता है, ये फ़ैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होना है। बेंचेस बनना शुरू हो चुके हैं, मुकदमात उनको दिए जा रहे हैं, और डिस्पोज ऑफ करने का बहुत सारे मुकदमात, उनका बोझ कम करने का सिलसिला जारी है। उसमें अहम तरीन मुकदमात में से एक मुकदमा ये है, और दूसरा मुकदमा है 26वीं आईनी तरमीम का। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है, वो जब भी लगेगी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड जो एक वैरायटी ऑफ लीगल ईगल्स हैं, लीगल ब्रेन्स हैं, उनसे बात करने के बाद हमें तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ठोक बजा के, जिसको कहते हैं, ये कहा हो कि नहीं इसको आईनी बेंच सुनेगा। हर बंदा कहता है कि जब भी इसको सुना जाएगा, और अगर इसको सुना जाएगा तो फिर वो सुनेगा फुल कोर्ट ही। और ये एक ऐसा मामला जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती, जिसके ऊपर आंखें मूंदी नहीं जा सकती, और 26वीं आईनी तरमीम को लामहला
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں زیر سماعت آنا ہے۔ کب آئے گا؟ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر کا مہینہ ہی وہ قاتل مہینہ ہے، وہ ستمگر مہینہ ہے جس میں اس نے آنا ہے۔ اور پھر یہی وہ معاملہ ہے کہ جو دو مقدمات ہیں جو کایا پلٹ مقدمات ہیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیوں ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں یا ایسا کریں گے جو حکومت کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی بہت ایسا عزم لے کر واپس آئے ہیں عمرے سے؟ جب وہ واپس آئے ہیں اور اپنے تمام اختیارات ملنے کے بعد واپس آئے ہیں، ریسپیکٹیبل مینر میں آئے ہیں، ایز سینئر پیونج جج آئے ہیں، سینیورٹی ان سے شروع ہوتی ہے، ان کے جو ان کے ساتھ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، ان کے اور جسٹس منیب اختر کے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریورس کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ اس کا جواب موجود ہے اس خط میں جو قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں کیا، وہ انہوں نے بتایا ہے اس خط میں۔ تو کیا جو 24 تاریخ کو 23 تاریخ کو خط لکھا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو الوداعی ریفرنس ہے اس میں اس وجہ سے شرکت نہیں کر رہا، تو کیا وہ اب بیٹھ کر دیکھیں گے یا ایکٹ کریں گے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ اور اس میں جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ کہاں بجتی ہے؟ میں آپ کو خط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 24 اکتوبر 2024 کو یہ خط سید منصور علی شاہ نے لکھا، رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ ایڈریس کیا گیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا مضمون میں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے منعقدہ ریفرنس میں شرکت سے معذرت، اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے گزارش ہے کہ شرکت سے انکار کا یہ خط ریفرنس کی پروسیڈنگز کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور پھر اس کی کاپی تمام ججوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھیجی گئی تھی۔ اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا مائنڈ ڈسکلوز ہوتا ہے۔ موجودہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، حکومت جس طریقے سے چلا رہی ہے، اور خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر ان کا مطمع نظر، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ یہ دنیا بھر میں تواتر کے ساتھ نبھائی جانے والی رسم ہے کہ ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں ریفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تقریب کا مقصد ان کی خدمات، قائدانہ صلاحیتوں اور عدالت کی سالمیت اور وقار کے لیے ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ البتہ رسوم کا اداروں کی طرح انحصار اس میرٹ پر ہوتا ہے کہ وہاں کون براجمان ہے، کون شخص ہے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیراگراف نمبر 2 میں انہوں نے کہا کہ پہلے جب سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اپنی حدود سے تجاوز کیا اور اپنے آئینی کردار سے ہٹ کر ان معاملات میں ٹانگ اڑائی جو ان کے دائرۂ کار سے باہر تھے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے اعزاز میں ہونے والے ریفرنس میں شرکت نہیں کروں گا، اور اس وقت اپنے اعتراضات 17 جنوری 2019 کو ایک خط کے ذریعے ریفرنس پروسیڈنگز کے ریکارڈ پر لایا۔ آج میں پھر سے وہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اس مرتبہ اعتراضات مختلف ہیں مگر وجوہات پہلے سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ نمبر 3، منصف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان کسی بھی شخص کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، یعنی کہ آج بھی ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے خود سے بطور جج اور اس شخص سے جو سب سے بڑی کرسی پر انصاف کی بیٹھا یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبا کر بیٹھے رہے۔ قاضی فائز عدلیہ پر ڈالے جانے والے دباؤ پر مطمئن اور اس سے لا تعلق رہے، یعنی کہ موجودہ چیف جسٹس سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہ تو وہ اس پر مطمئن ہوں دباؤ پر اور نہ ہی اس سے لا تعلق رہے۔ انڈیفرنٹ رہنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مداخلت کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہونے کے بجائے قاضی فائز عیسیٰ نے مداخلت کے دروازے کو مزید کھول دیا، یعنی موجودہ چیف جسٹس چٹان بن کے نہ صرف کھڑے ہوں بلکہ وہ جو دروازہ ہے اب اس مداخلت کے دروازے کو بند کریں۔ عدلیہ کے طاقتوروں پر چیک اینڈ بیلنس کا کردار نبھانے کے بجائے انہوں نے اس اہم مقصد کو دھوکہ دیا، گویا عدلیہ کے طاقتوروں پر چیک اینڈ بیلنس کو انشور کیا جائے گا۔ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کر رہے تھے یا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ابھی بھی ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں۔ قاضی نے نہ حوصلہ دکھایا نہ اخلاقی پختگی کہ وہ عدلیہ کا دفاع کرتا، بلکہ اس نے ان لوگوں کا راستہ ہموار کیا جو عدالتوں کو اپنے مفاد کے لیے کمزور کرنا چاہتے تھے اور قانون کی عملداری کی بنیاد پر سمجھوتا کیا، تو اس سمجھوتے سے وہ خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ قاضی نے کے اقدامات نے اجتماعیت اور احترام کو پارا پارا کیا، جو عدالتی ہم آہنگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ خود کو درست سمجھنے کے جھوٹے زوم میں قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ ڈائیلاگ سے کنی کترائی اور اتفاق رائے قائم کرنے سے گریز کیا، جو ایک عدالتی امور میں قائدانہ کردار کے لیے بنیادی شے ہے۔ قاضی کو ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلوں کا کوئی احترام نہیں اور توہین آمیز اور بے شرم انداز میں وہ یہ رائے دیتا رہا کہ ان پر
इंतज़ामिया अमल दरामद ना करे, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस से उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो फुल कोर्ट का डिसीजन है उसको हर सूरत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। काजी ने अदालत में जजों के दरमियान ताल्लुकात में रखने डाले, कोलीग्स के दरमियान फूट डाली, ताल्लुकात में ऐसी दरारें डाली जिन्होंने अदलिया के चेहरे पर ऐसे ज़ख्म लगाए हैं जिनके निशान आसानी से ख़त्म नहीं होने। काजी का दौर छोटेपन, इंतकामी कार्रवाइयों और इंतज़ामी मामलात में ऐसे कमतर दौर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें ना आजिज़ी मिलेगी ना इनकसारी। नंबर 5, एक ऐसे रेफरेंस में जाना और इस मौके को सेलिब्रेट करना ये पैगाम देगा कि एक ऐसे चीफ जस्टिस को भी मान सम्मान दिया जा सकता है जिसने अपने इदारे से गद्दारी की हो, उसकी बुनियादों को खोखला किया हो और छोटे और घटियापन का मुजाहिरा किया हो, और फिर भी उसे इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार के तौर पर याद रखने की कोशिश की जाए। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसे चीफ जस्टिस के लिए मुनक्किदा रेफरेंस में शिरकत करूँ। तो ये है मंसूर अली शाह, इसी सोच के साथ लेकिन मुकम्मल इख्तियार के साथ वो शहर इक़्तिदार में वापस आए हैं। लिहाजा नवंबर का महीना बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बहुत ही भारी किस्म का महीना है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें उरूज पर जाती हुई नज़र आएंगी। लड़ाई आपको, जो अब ज़ाहिर है कि हम हर गुज़रते दिन के साथ कहते हैं कि लड़ाई अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है, लोग भी सोचते होंगे कि क्या ये हर दूसरी वीडियो में ये बात करते हैं, लेकिन आप अगर ट्रैजेक्टरी देखें गुज़िश्ता 2.5 साल में हर दूसरे दिन वाकई ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर हम पहले वाली लड़ाई को भूल कर कहते हैं कि अब जो मार्का सज गया है ये बड़ा डिसाइसिव होगा। और अब वाकई ही ये कम अज़ कम करंट फेज़ में याहिया आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस के तौर पर आ जाने के बाद और उनकी इनिशियल फर्स्ट वीक की पोस्चरिंग के बाद, यानी आज जुमा है, आज पहला हफ्ता ख़त्म हो रहा है जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उनके चीफ जस्टिस बने हुए, इतना कुछ तब्दील हो गया है। हुकूमती ज़ोमा सर पकड़ कर बैठे हैं, घुटनों में सर डाल कर बैठे हैं, $1 मिलियन क्वेश्चन उनके सामने है कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन ये सारी गेम अदालती मंजरनामे पर इस वक्त घूम रही है टॉप 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।